हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आजकल किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना कोई आसान काम तो है नहीं। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टफनेस को देखते हुए तो बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, हमारा देश सदा से गुरुकुल विद्यालय, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों का देश रहा है। हमेशा से यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी थे। लेकिन क्या क्राइटेरिया रहता होगा आज से 1000, 1200 या 1500 साल पहले स्टूडेंट्स एडमिशन का? किस तरह की शिक्षा व्यवस्था रही होगी? फ्रेंड्स, अगर हम मध्यकाल को देखें तो अधिकतर दस्तावेज विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट कर दिए हैं, लेकिन सौभाग्य से कुछ ऐसे दस्तावेज हमारे बचे हुए हैं, खासकर चीनी यात्रियों के। हुआन सेंग या जुआन जेंग भी जिन्हें कहते हैं, फ्रेंड्स, ये हर्षवर्धन काल यानी कि गुप्त काल में 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और लगभग 17 सालों तक वे भारत में ही रहे, जिसमें से अधिकांश समय उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बिताया। और उससे भी खास बात ये कि वापस जाकर उन्होंने अपने नालंदा के एक्सपीरियंसेस को बड़े ही ब्रीफ वे में डॉक्यूमेंटेड किया है। तो ज़्यादातर हमें उस समय के कालखंड की कहानियाँ चीनी यात्रियों के भरोसे ही मिलती हैं। फ्रेंड्स, मेरे लिए तो सबसे बड़ा कौतूहल का विषय यही था कि किस तरह से उस समय एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जाती थी। अकॉर्डिंग टू वान सेंग, नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए गेट पर ही मौखिक प्रश्न पूछे जाते थे, और जब उसमें आप पास होते थे तभी आपको अंदर प्रवेश मिलता था। अब फ्रेंड्स, प्रश्न तो फिर वही आता है कि उस समय जो ओरल क्वेश्चन आंसर होते थे वो उसका कोर्स करिकुलम क्या था? फ्रेंड्स, ज्यादातर प्रश्न बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म और तर्क आधारित होते थे, और अगर आप प्रश्न उन प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं तभी आपको एंट्रेंस टेस्ट में पास माना जाएगा और आपको आगे प्रवेश मिलेगा। फ्रेंड्स, एज पर हॉन्सेंग, उस समय पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इलीट क्लास से ही होते थे, या तो शाही दरबार या उच्च घराने के बच्चे जो कि अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन को पहले से पूरा कर सकते थे, या फिर ज़्यादातर लोग मठों से जुड़े हुए हुआ करते थे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि उस समय एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्शन का रेशो 20% था, जो कि आज के हम नीट एग्जाम से बात करें जो मात्र 7 या 8% है, तो उससे तो कम से कम अच्छा ही था। लेकिन नालंदा में प्रवेश परीक्षा तो सिर्फ एक शुरुआत भर है। अभी स्टूडेंट को एडमिशन लेकर अंदर जाकर अपने लिए गुरु भी तलाशना होता था, ठीक वैसे ही जैसे आज की डेट में हम पीएचडी कराने के लिए या पीएचडी करने के लिए गाइड की तलाश करते हैं। हानसेन के अनुसार उस समय 10,000 बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, और उन 10,000 बच्चों के ऊपर 1500 टीचर्स हुआ करते थे, यानी कि एक टीचर के हिस्से में कुल मिलाकर 6 स्टूडेंट्स थे। तो आज की स्टूडेंट टीचर रेशियो के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। वैसे फ्रेंड्स, उस समय लेक्चर्स नोट्स तो हुआ नहीं करते थे, लेकिन ज़्यादातर शिक्षा शास्त्रार्थ यानी डिस्कशन और लॉजिक्स के जरिए ही दी जाती थी, और वही एक माध्यम होता था बच्चे के पास या फेल होने का। फ्रेंड्स, उस समय ग्रेडिंग और सेमेस्टर सिस्टम तो डेवलप हुआ नहीं था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को एक बहुत ही डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन माना जाता था। हानसांग बताते हैं कि अगर आप वहाँ खाने के समय पर सही समय पर नहीं पहुंचे तो उसके लिए भी आपको सस्पेंड किया जा सकता था। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू हानसेंग, नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों का विशेष ध्यान रखा जाता था। वो इसलिए क्योंकि वे बच्चे जब अपने देश में वापस जाएंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, और राज दरबारों में या मठों में जहाँ भी उनकी नियुक्तियां होंगी, वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति पहुंचेगी। फ्रेंड्स, नालंदा यूनिवर्सिटी ने अपने समय के ब्राइटेस्ट माइंड्स को अपनी तरफ आकर्षित किया। नालंदा यूनिवर्सिटी ने कम ज़्यादा नहीं तो लाखों ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए होंगे जो कचहरियों, राज दरबारों या मठों में जाकर नियुक्त हुए होंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो नालंदा यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर कोर्स करिकुलम बौद्ध ग्रंथ या वैदिक ग्रंथों का ही होता था, लेकिन उसके साथ साथ भाषा विज्ञान यानी लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और इनफैक्ट ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। हाँ, ये कह सकता हूँ कि साइंस उस समय एज अ सब्जेक्ट डेवलप नहीं हुआ था, तो फिलॉसफी के पार्ट के रूप में विज्ञान को उस समय पढ़ाया जाता रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ वो हम सभी को पता है। दुर्भाग्यवश तुर्क हमलावरों ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया, और कहते हैं कि 3 महीने तक उनकी पुस्तकों की आग ही जलती रही। तो कितना ज्ञान उस समय नष्ट कर दिया होगा। खैर फ्रेंड्स, जो भी हो, आज की मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कमेंट्स का एज यूजल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।